हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 1 नवंबर, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम 1 नवंबर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी एक ओशिनियाई देश है और ये जो है ना इस बार का जो है 12वां हिंदी सम्मेलन जो है आयोजित करेगा। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन नादी फिजी इन फरवरी 2023। और बात आई है हिंदी सम्मेलन की, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो हिंदी सम्मेलन है ये हर 3 साल पे आयोजित किया जाता है और 3 साल पहले ये 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था तब ये मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था। और अब ये जो है सबसे पहला अगर पूछा जाए हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो सबसे पहला जो हिंदी सम्मेलन है ये 1975 यानी कि 1975 में ये भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था। नागपुर जो महाराष्ट्र में है वहां पर आयोजित किया गया था। और हिंदी भाषा से कुछ जो है अदर फैक्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो हिंदी है, हिंदी के लिए जो 1949 में हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में, संघ की राजभाषा के रूप में 1949 को 15 अगस्त 1949 को अपनाया गया था। और राजभाषा अधिनियम जो लाया गया था, एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, मैंने सोचा कि इसमें आपके ये जो है जीके कवर कर दूं। तो राजभाषा अधिनियम 1963 में, और जो है ये जो है 1965 में फिर ये जो राजभाषा अधिनियम को जो है ना फिर इसमें हिंदी को जो है आधिकारिक भाषा मान लिया गया था, स्वीकारा गया था 1949 में ही। फिर 1963 में राजभाषा अधिनियम आया था और 1965 में हिंदी को है पूर्ण तरह से आधिकारिक तौर पर राजभाषा ही ले लिया गया था। अब हम बात करेंगे फिजी की और ये मैप द्वारा डिस्कस करेंगे। मैप को जूम करके दिखा, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और ये जितना भी जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का क्षेत्र है, आप लोग जानते हैं न्यूजीलैंड भी इसमें कवर है, तो ये ओशिनियाई क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर है ये फिजी की लोकेशन, ठीक है, फिजी। और इसकी जो राजधानी है यानी कि कैपिटल क्या है, तो सुवा, SUVA, सुवा इसकी कैपिटल है। और जो है इसकी करेंसी है फिजियन डॉलर करेंसी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है, न्यूजीलैंड की करेंसी भी डॉलर है। तो ये जो है ना ओशिनियाई क्षेत्रों की जो करेंसी है वो डॉलर में ही आ जाती है। फिजी की करेंसी ये डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अभी हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था कि जो महिला फीफा होंगे ना 2023 में, वुमेन्स जो वर्ल्ड कप होंगे फीफा के, वो उसका जो तजूनी नाम का शुभंकर दिया, ये दिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर। क्योंकि ये जो आप यहाँ पर ये सागर देख रहे हो ना, ये तस्मान सागर है, तो ये तजूनी तस्मान सागर से रिलेटेड करके ही नाम बनाया गया है। और अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें तो क्या क्या होस्ट किया, तो देखो अभी हाल ही में मिस्र में, इजिप्ट अफ्रीकी देश है जहां पर जो है ना COP27 आप लोग जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, COP27 का सम्मेलन यहीं पर संपन्न हुआ। भारत क्या क्या होस्ट करेगा 2023 में, तो भारत जो है ना FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ये आयोजित करेगा, ठीक है। और क्या आयोजित करेगा, जो फीफा अंडर 17 गेम्स जो होंगी वो जो है भारत ही होस्ट करेगा। तो और ICC जो मेंस होंगे, आईसीसी मेंस जो होंगे 2023, ये भी भारत ही होस्ट करेगा। और इटली, तो इटली से मैंने इसलिए ऑप्शन में रखा है कि जो इस साल के 2026 में, इस साल नहीं मतलब 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे, तो वो इटली में ही आयोजित किए जाएंगे। और ये जो है अभी 2022 में संपन्न हुए थे ये विंटर गेम्स, वो चाइना में हुए थे। ये जो विंटर गेम्स है ओलंपिक, ये हर 4 साल में होते हैं, तो ये अब 2026 में इटली आयोजित करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिम्बैक्स 2022 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी ये कैसे जोड़ी जाती है। देखो अलग अलग एक्सरसाइज तो होती हैं, और एक क्या होता है ना, जिस देश के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है उसका कुछ पार्ट उस देश का और फिर इंडिया का पार्ट मिला के हम उन एक्सरसाइज का नाम रखते हैं। जैसे सिंगापुर है ना, तो ये जो SI है ना, ये सिम जो है ये सिंगापुर से ही लिया गया है और ये बैक से एक्सरसाइज कर दिया गया है। जैसे कि वियतनाम की अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुई थी,
तो उसे विम्बैक्स नाम दिया गया था। ये जो विम्बैक्स था ये वियतनाम से था, है ना। और ये एक्सरसाइज मतलब विम्बैक्स मतलब वियतनाम के साथ एक्सरसाइज, वी से वियतनाम, है ना, विम एक्सरसाइज किया गया। और ऐसे ही सिंगापुर के साथ है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। तो इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है हमारे ऑस इंडिया एक्सरसाइज होती है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस इंडिया एक्सरसाइज ये ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। तो जो मोस्टली एक्सरसाइज है वो ऐसे ही होती हैं और कुछ अलग भी हो जाती हैं। तो ये जो अभी सिंगापुर में आयोजित हो गई है ये सिम्बैक्स एक्सरसाइज है। और अगर आप ऐसे रेट करके पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। और ये ऐसे ही होता है, जिस देश का होता है उसका आधा नाम और इंडिया का आधा नाम ले लेते हैं, या फिर बस एक्स लिख देते हैं, एक्सेस मतलब एक्सरसाइज, ठीक है। और ये जो है 2 चरण में पूरी करी जाएगी। एक तो विशाखापट्टनम में हुई जो आंध्र प्रदेश में है, और एक जो है ना बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में ये आयोजित होगी। और भारतीय नौसेना की मेजबानी 29वां संस्करण था इसका। और ये समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ जो 30 अक्टूबर तक चला। और सिंगापुर नौसेना 2 जहाज स्टालवर्ट दुर्जय वर्ग फ्रिगेट और आरएसएस विजिलेंस इसमें जो है हिस्सा लेंगे। दोनों मित्र नौसेनाएं 29वें संस्करण में तीनों दिन के गहन संयुक्त अभियान के जो है फायरिंग वगैरह भी, एंटी टायर वारफेयर, ये सब जो है सम्मिलित होंगे। तो ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें इनके साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, तो अभी मैंने आपको बताया वियतनाम के साथ हमारी जो है ना विम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। वियतनाम और बैक से मतलब की एक्सरसाइज, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस इंडिया एक्सरसाइज हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। और अभी हाल में एक काकाडू और एक काकीनाडू एक्सरसाइज ये हमारी जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ आप लोगों ने एक करंट का अफेयर्स कुछ महीने पहले, शायद 2 मंथ्स हो गए हैं, तो पिच ब्लैक जो हुआ था पहली बार हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो है सेनाएं थी, तो पिच ब्लैक भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। मलेशिया, तो मलेशिया के साथ ना अभी हाल ही में पहली बार हमने जो है ना उदार शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया था, उदार शक्ति एक्सरसाइज, जिसके बाद से जो है ना यहाँ पर हमने अपने राजदूत भी स्थापित किए मलेशिया में। और जो है ना 18 तेजस घोड़े, 18 तेजस जो विमान है ये मलेशिया ने हमसे खरीदे हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। आप लोग जानते हैं कोविड-19 की शुरुआत यहीं से हुई थी और यही ऐसे तरह के एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है। तो चाइना ने जो है ना पहला जो है कोविड-19 के लिए ओरल वैक्सीन, जिसे जो है ना मुंह के द्वारा सांस मतलब भर के और मुंह के द्वारा दिया जाएगा। जो लोग जो है इंजेक्शन से किसी को बहुत फोबिया होता है तो उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। और बात आई है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है? तो ये है बीजिंग। और ये जो है शी जिनपिंग यहाँ के जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। और चाइना से आप जो है अदर फैक्ट ये रिलेट कर सकते हो, इसने जो ना आर्टिफिशियल सन और मून बनाए थे, यानी कि कृत्रिम चंद्रमा और जो ग्रह। तो इसने जो सूर्य था आर्टिफिशियल, उसका नाम ईस्ट रखा था। और एक रेडियो टेलीस्कोप भी जो है ना इसने लॉन्च किया था, उसका नाम इसने क्या रखा था? तो उसका नाम फास्ट रखा था, क्योंकि ये बहुत स्पीड का था ना, तो इसलिए इसका नाम फास्ट रखा था। और अभी हाल ही में कुआफू वन, कौन सा? कुआफू वन जो एक सैटेलाइट था, इसने सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए भी हाल ही में लॉन्च किया था। अदर फैक्ट डिस्कस करें, कोविड-19 से वैक्सीन से रिलेटेड ही करेंगे। तो भारत ने कौन सी वैक्सीन लॉन्च करी? तो पहली जो डीएनए बेस्ड आधारित वैक्सीन थी जिसका नाम था जाइकोव डी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जाइकोव डी, ये भारत ने लॉन्च की। और एनिमो वैक्सीन, ये हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, एनिमो वैक्सीन जानवरों के लिए थी, उन्होंने लॉन्च की थी। कनाडा, तो कनाडा ने क्या थी? तो पहली जो प्लांट बेस्ड वैक्सीन थी ना, प्लांट बेस्ड वैक्सीन, ये कनाडा ने लॉन्च की थी। और रशिया, तो एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए जो पहली वैक्सीन लॉन्च करने वाला एनिमल्स के लिए ये रशिया ही था। रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और रशिया की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी है ओटावा, और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ही, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इंपॉर्टेंट डेज मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ और ये एग्जाम का पार्ट मोस्टली बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में एक्स्ट्रा जो है जानकारी लेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डे और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो पहले हम इंटरनेट डे, ये 29 अक्टूबर को मनाया गया है अभी हाल ही में। और इंटरनेट से रिलेटेड हम कुछ जानकारी लेते हैं।
ये है 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। देखो, इंटरनेट की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक, कंप्यूटर वैज्ञानिक विंटन सेफ एंड बॉब काहन ने की थी, और वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंटरनेट के संबंधित चीजें खोजी थी, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, इंटरनेट का जनक पूछे तो विंटन सर्फ एंड बॉब कैन को कहा जाता है। और इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत भारत में कब हुई, ये पूछा जाता है। तो 15 अगस्त 1995 को ये हुई थी, क्योंकि अभी जो है जिन बच्चों के अगर एग्जाम 2-3 महीने बाद हुए तो ये क्वेश्चन वहां आ सकता है। तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। और इंटरनेट को ना पहले क्या कहा जाता था, तो ये आर्पनेट कहा जाता था। ये क्या था, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म थी। एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला ये पहला नेटवर्क था। इंटरनेट को अगर पूछे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये आर्पनेट के नाम से जाना जाता था। और इंटरनेट का सबसे अच्छा प्रकार पूछे तो ये फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे कुशल, विश्वसनीय और तेज होता है। जिसकी स्पीड अच्छी होगी वही इंटरनेट हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए भारत में इंटरनेट कौन लाया, तो देखो ये ब्रिजेंद्र कुमार है ना, विजयेंद्र कुमार कहा जाता है। विजयेंद्र कुमार सिंघल को इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। आप ऐसे रिलेट करना, देखो विजयेंद्र कुमार सिंघल है और जो इंटरनेट होता है वो सिग्नल ही देता है, तो सिंगल से सिग्नल, ठीक है। जो लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि जो अगर सिमिलर साउंड या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हम रिलेट कर सके, वो मैं जरूर शेयर करती हूँ, ताकि जो है ऐसी चीजें फिर माइंड से स्किप नहीं होती है। तो हमने इंटरनेट के बारे में जान लिया। अब हम राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो किस लिए, तो ये जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं की जयंती में जो है ना, इनका जन्म हुआ था 1875 31 अक्टूबर को। तो इसीलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इन्हें जो है भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन, आपने सुना ही होगा, इन्हीं को कहा जाता है ना। और अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया जिले में लगी है। कौन से जिले में, गुजरात के केवड़िया जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और आप लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे जो है ऊंची प्रतिमा कही जाती है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता दिवस भी कहते हैं इसे, मनाया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये न्यू दिल्ली में है। दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां पर ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में आया है उस लिस्ट में। अगर टॉप पर पूछे तो ये अमेरिका का एक हवाई अड्डा है, अटलांटा हवाई अड्डा। कौन सा, अटलांटा हवाई अड्डा। ये जो है ना अमेरिका का है, ये सबसे टॉप पर रहा इस रैंकिंग में। और 10वीं रैंकिंग में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ये हमारे जो कर्नाटक है, कर्नाटक के बैंगलोर में है। और केम्पेगौड़ा में भी बिंदु आती है और बैंगलोर है ना, सिमिलर साउंड, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। केम्पेगौड़ा ये हवाई अड्डा ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डों की सूची में आया था। और पूरी दुनिया में पूछे तो ये हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा था। कोची हवाई अड्डा, तो अभी जो है ना अपने एयरपोर्ट पर सबसे अच्छे रखरखाव करने के लिए कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो सम्मानित किया गया था, और ये कोची केरला में है, ठीक है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हमने डिस्कस कर लिया। अब लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, तो ये यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और ये जो है ना संस्कृत में जो है ना अनाउंसमेंट करने वाला पहला जो हवाई अड्डा बना था, ये लाल बहादुर शास्त्री। और मैंने ट्रिक भी बताई थी, देखो संस्कृत हमारे शास्त्रों से रिलेटेड है, तो शास्त्री जी हवाई अड्डा, और ये संस्कृत में पहला अनाउंसमेंट करने वाला हवाई अड्डा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को आसानी से ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सफल पोर्टल जो है लॉन्च किया है। आप लोग देख सकते हो ये सक्सेसफुल सफल पोर्टल ये लॉन्च किया है अभी असम सरकार ने, ठीक है। किसानों के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो ओडिशा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री किसानों के लिए साझा क्रेडिट सफल परियोजना का जो है अनावरण किया गया है। और ये एक पोर्टल है जिससे जो है इनको क्रेडिट कार्ड जो है दिया जा सकता है। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की जो राजधानी है ये है भुवनेश्वर। और ओडिशा से आप ये रिलेट कर सकते हो, ओडिशा में जो है
एक कालिया योजना भी थी किसानों से रिलेटेड, एक कालिया योजना थी, और ये जो है ना किसानों से ही योजना थी, और इसमें 2-2 हजार रुपए की जो किस्त है किसानों को प्रोवाइड कराई गई थी। ये भी उड़ीसा की ही थी। उड़ीसा में हमें विशालतम अयस्क के भंडार भी पाए गए थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें योजनाओं के बारे में, तो देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, और आनंदीबेन पटेल यहाँ के जो है ये राज्यपाल है। और ये जो उत्तर प्रदेश है, परिवार कार्ड योजना, सक्षम पोर्टल उत्तर प्रदेश का ही था। और अभी हाल ही में जो है ना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में, इसमें सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश ने किया, फिर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा। और ये जो जन आरोग्य योजना यानी कि जो आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश ही रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे जो पहला नाइट सफारी पार्क है, ये यहाँ पे शुरुआत की गई थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आप ये रिलेट कर सकते हो, इसमें जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अनावरण किया था। असम, तो असम की राजधानी दिसपुर, और असम के हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री हैं। असम में जो है ना आप इसकी स्वर्णगिरी योजना रिलेट कर सकते हो। स्वर्णगिरी योजना ये यहाँ के बुनकरों से रिलेटेड थी, ठीक है। और अबुबाची मेला एक फेस्टिवल है जो असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में अबुबाची फेस्टिवल बहुत फेमस है, ये भी आप याद कर लेना। आंध्र प्रदेश की बात करें, जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि 25वां लास्ट हाई कोर्ट, हमारे टोटल 25 हाई कोर्ट है, लास्ट ये आंध्र प्रदेश में ही बना था जब तेलंगाना राज्य इससे अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश की जो एक योजना है अम्मा ओडी योजना, सबसे फेमस योजना आंध्र प्रदेश, अम्मा की माँ की गोद इसका मतलब हिंदी होता है, तो आंध्र प्रदेश का ही था ये अम्मा ओडी योजना, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संगीता वर्मा, संगीता वर्मा जो है ये प्रतिस्पर्धा आयोग की जो है ना जो है ये चीफ चुन ली गई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है, तो देखो बाजार में जो है कंपटीशन जारी रहता है, तो इसमें कैसे स्थिरता लाएं, उसको कैसे डेवलप करें, कब कंपटीशन बढ़ाना है, कब घटाना है, कब उसको मैनेज करना है, इन सब की जो देखभाल है ये कंपटीशन कमीशन करती है। और इसका अध्यक्ष ही जो है संगीता वर्मा को बना दिया गया है, एक तरह से हमारी जो बाजार की जितनी भी क्रियाएं होती है उन सबको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, तो अभी हाल ही में भारती दास ये कौन बनी है? तो देखो भारती दास अभी हमारी जो है ना कंट्रोलर जनरल और ऑफ अकाउंट्स यानी कि भारत की महालेखा नियंत्रक, ये भारती दास बनी है। अनिल चौहान तो ये हमारे दूसरे सीडीएस बने हैं, है ना, यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन बने हैं? ये अनिल चौहान बने हैं। ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। पहले थे विपिन रावत जिनकी हेलीकॉप्टर एक क्रैश में मृत्यु हुई थी, और दूसरे अनिल चौहान बने हैं। आर वेंकटरमणि अभी ये भी हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, और महान्यायवादी का जो भारत में अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। और देखो मेल्ट वाटर में भी एम और मैग्नस कार्लसन में भी एम, तो यही ट्रिक आप रिलेट कर सकते हो, आप ट्रस्ट में आप नहीं भूलोगे इसको। तो ये मैग्नस कार्लसन ने शतरंज के खिलाड़ी है, और इस बार का ये जो टूर्नामेंट है इन्होंने ही जीत लिया है, मैग्नस कार्लसन ने। ये मैग्नस कार्लसन है, ये शतरंज के एक बहुत जो है ना खिलाड़ी है। और शतरंज में जो पहले भी आया था, मैंने डिस्कस किया था कि जो शतरंज की जो ये रोज होती हैं उनको रैक कहा जाता है, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, तो देखो अभिमन्यु मिश्रा, अगर पूछा जाए कि अभी सबसे युवा जो शतरंज के खिलाड़ी हैं वो अभिमन्यु मिश्रा है, और ये तमिलनाडु के हैं। विश्वनाथ आनंद जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ होता है ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उसके जो उपाध्यक्ष अभी बना दिए गए हैं, है ना, ये बना दिए गए विश्वनाथ आनंद। और हमारे जो 75वें ग्रैंड मास्टर बने, ये वी प्रणव बने हैं। कौन? वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने थे। और 74वें कौन थे? तो 74वें पूछा जाए तो ये राहुल श्रीवास्तव थे, ये तेलंगाना के हैं। और 73वें पूछे तो राहुल श्रीवास्तव ने किन की जगह ली थी? सुब्रमण्यम की जगह ली थी, और सुब्रमण्यम तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। वी प्रणव भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में हमारे 75वें ग्रैंड मास्टर बने। और शतरंज में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसे ग्रैंड मास्टर की खिताब दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 में लोकसभा चुनाव के भड़काऊ भाषण के कारण निम्नलिखित में से किस विधायक की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसकी विधायकी को, यानी कि उसके पद से उसे हटा दिया गया। तो ये आजम खान, आप लोगों ने खबरों में भी देखा होगा, अभी न्यूज में भी काफी चर्चा है। तो ये आजम खान को जो है ना 3 साल की जो है ना सजा करा दी गई है। और आप लोगों को पता होगा, जिस भी विधायक को 3 साल की सजा हो जाती है तो वो फिर 6 साल तक जो है ना कभी भी वोट जो है ना चुनाव नहीं लड़ सकता। और अभी ऐसा देखा जाए तो इनके 9 साल जो है गए, है ना, 3 साल की सजा हो गई है 2019 में लोकसभा चुनाव में, जो भड़काऊ इन्होंने हिंदू मुस्लिम लोग को लेकर किए होंगे। तो उसी से रिलेटेड 3 साल की सजा मिल गई है, ठीक है। और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ये। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो ओम बिरला, ये हमारे लोकसभा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। और अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इन सब की जो बैठक हुई थी उसमें इन्होंने ही नेतृत्व किया था भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के नायक गंजू लामा को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आप लोगों ने दलाई लामा का नाम सुना होगा, जो नेपाल से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही सेम ये गंजू लामा थे, ये भी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इन्हीं की जो प्रतिमा है अब एक संग्रहालय म्यूजियम, ये गंजू लामा, ये सिक्किम में बना दिया गया है। और ये थे हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी गंजू लामा थे। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। जो चीज हिस्ट्री से बिलोंग करती है वो जरूर जो है ना पूछ ली जाती है। तो सिक्किम के ये नांगू है। और देखो, इनको भूलना मत, इनको टैंक टैंक किलर से नाम से जाना जाता है, टैंक किलर, ठीक है। और ये लामा को समर्पित है, एक संग्रहालय बनाया गया है। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन सा? विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार। विक्टोरिया क्रॉस यानी कि जो क्रिश्चियन होते हैं उनका क्रॉस होता है ना साइन, उससे। तो गंजू लामा, और ये सदस्य दक्षिण सिक्किम स्थित उनके पैतृक संगम गांव में स्थापित संग्रहालय के लोगों को के लिए खोल दिया गया है, ठीक है। गंजू लामा भी एक जानी मानी हस्ती थी, ठीक है। अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें तो देखो, पहले तो सिक्किम, और ये जो सिक्किम है ना, ये आप लोग याद रखना, जैविक खेती के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, ये सिक्किम ही है, ठीक है। और सिक्किम से आप अभी क्या हुआ था हाल ही में करंट अफेयर्स, हाँ, तो देखो ये अम्मा योजना, सिर्फ अम्मा है ना, और वात्सल्य योजना, ये सिक्किम की थी। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। और कर्नाटक से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में जो SC ST कैटेगरी होती है ना, SC ST कैटेगरीज, इन्हीं के जो है ना संरक्षण दे दिया गया है। और 2% SC कैटेगरी को और 4% ST कैटेगरी को इन्होंने आरक्षण दिया है। कर्नाटका ही जो है ना पहले ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला, ट्रांसजेंडर को पहला राज्य बना था। और नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में टॉपर कर्नाटका ही था। कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बसवराज बोम्मई है। बात करें केरला की, तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जो ये केरला है, इंटरनेट के मामले में, ठीक है, इंटरनेट और जो है हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया था, उसमें जो है केरला ही टॉप पर था। और केरला अभी हाल ही में क्या हुआ, हाँ देखो, बच्चों के जो बाल होते हैं ना, बाल शोषण के लिए, मतलब जो साइबर क्राइम होते हैं बच्चों के साथ, है ना, उनकी पोर्नोग्राफी या कुछ धमकी से रिलेटेड, तो उसके लिए एक मोबाइल ऐप केरला ने ही लॉन्च की थी अभी हाल ही में। नेपाल की बात करें तो ये मैंने इसलिए रखा है, ये जो नेपाल है जिसकी राजधानी है, ये नेपाल की राजधानी थिम्पू, तो नहीं, नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पर जो है नेपाल ने ना कई सालों के बाद हमें जो है ना सीमेंट का निर्यात करना शुरू किया था। इसी के चलते फिर भारत ने भी इनके साथ अपने संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए इसको जो है ना एम्बुलेंस और स्कूल बस एज अ गिफ्ट के तौर पे दी थी। और नेपाल ने इसके चलते जो है नरेंद्र मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित भी किया था। इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स। और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पैट, एनटीपीसी, है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई होने की स्थिति में मतलब क्या वोट डालने का अधिकार किसको होता है? द राइट टू वोट, मतलब
मतदान करते समय टाई होने की स्थिति में कौन वोट कर सकता है? तो देखो टाई अप हो जाता है ना, कि अगर जो है किसी को जो है सेम रैंक मिल जाए, है ना, तो इस स्थिति में जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, इसी को जो है मतदान देने का अधिकार है। उसको जो पार्टी पसंद आएगी वो उसको वोट कर देगा, तो उस समय टाई की स्थिति को संभाल लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना हमारे, उन्हीं को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है। और ये जो गवर्नर यानी कि राज्य के राज्यपाल होते हैं ना, इन्हें जो है किसी भी इंसान को अगर उम्र कैद की सजा दे दे या फिर सजा लंबी हो, तो अगर ये चाहे तो वो उस सजा को कम करने या माफ करने का प्रावधान राज्य गवर्नर के पास होता है, और मृत्यु दंड के मामलों में क्षमा का अधिकार ये प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है, यानी कि मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,20,000 शब्द। आप लोग जानते हैं जब हमारा संविधान बना था तब उसमें जो है ना ये 229 अनुच्छेद, सॉरी हाँ 389 अनुच्छेद थे शायद, हाँ, और अब जो है ना वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। पहले इसमें 22 भाग थे, अब 25 कर दिए गए थे, लेकिन वैसे 22 भाग ही जो है एग्जाम में हम आंसर करते हैं। और पहले 8 अनुसूची थी और अब कितनी 12 अनुसूची है। तो और शब्दों से कितने मिलकर बना है? 1,20,000। और भारत का एक संविधान होगा, ये कब जो है कहा गया था? तो ये 1946 में ही कहा गया था। ठीक है, एक संविधान होगा, इसके लिए अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? यानी कि जो संविधान सभा बनी थी, जिस संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था ना, जिसमें टोटल 389 जो है सदस्य लिए गए थे, और जिसमें से जो है ना 96 जो ये है देशी रियासतों को वोट करने थे। तो बाद में देशी रियासतों को मना कर दिया था वोट करने से। फिर ये जो थे राज्यसभा से बिलोंग करते थे, उनको 200 सदस्य थे कुछ, तो टोटल 389 लिए थे। तो उसमें से जो महिलाएं थी वो 15 थी। ठीक है, जब संविधान सभा की जो है सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देशों की सीमा जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। आप लोगों को पता होगा, जो अगर हम देखें पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जुड़े हुए हैं। और फिर हम आए पूर्व की तरफ, तो सबसे पहले तो नेपाल, फिर चाइना, और उसके बाद आ जाता है नेपाल, चाइना, और ये भूटान, ठीक है, और बांग्लादेश और म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, म्यांमार। तो इन सब की सीमा लगी हुई है भारत के साथ। और अगर पूछे सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है, सबसे छोटी, तो ये करता है शॉर्ट सीमा, ये अफगानिस्तान। आप लोग देखोगे अफगानिस्तान ना सिर्फ जो जम्मू कश्मीर का साइड है ना ऊपर की तरफ से जुड़ा हुआ है, तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है। अगर पूछे सबसे बड़ी सीमा यानी कि जो सबसे लॉन्ग सीमा, जो बिग सीमा साझा करता है, तो ये बांग्लादेश करता है। ठीक है, आप लोगों ने मैप देखा ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयना। और अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं मिलती। देखो, खंबात की खाड़ी में सिर्फ वही नदियां गिरती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहेंगी, क्योंकि ये जो खंबात की खाड़ी है गुजरात में है ना, उत्तर पूर्व में। तो देखो, ये जो खंबात की खाड़ी में है सिर्फ वही नदियां मिलती हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। और इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, ये थी नमस्ते, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, और नमस्ते इससे क्या है, तो देखो एन से नर्मदा ये आ गई है ना, और एम से माही होती है, माँ से माही, और एस ये जो सा है, ये तो सा से साबरमती, और ये जो ता है इससे ताप्ती नदी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरेंगी, कोयना नहीं है। और ये जो जितनी भी पश्चिम की ओर नदियां बहती है ना, ये कभी भी डेल्टा नहीं बनाती। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, तो नहीं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कोई भी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुदई। ये जो पश्चिम की तरफ एरिया आता है ना, तो ये आंध्र प्रदेश की साइड से ये जब लग जाता है पश्चिमी घाट,
तो ये अन्नामुदई यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय ज्यादातर नेपाल में है ना। और K2 अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फर्क है क्वेश्चन में, मैंने पहले भी बताया है। अगर सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन-चू जो एक काराकोरम दर्रे में है। अगर पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये माउंट एवरेस्ट और अरावली। अरावली में जो है माउंट आबू है, गुरु शिखर भी सबसे ऊंची चोटी है इसकी। तो ये अरावली ये कहाँ है तो ये राजस्थान में है। अगर ये पूछा जाए कि भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो फिर ये कंचनजंगा हो जाती है। ठीक है, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। सिर्फ हिमालय पूछे तो उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और ओनली भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था, हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856। आप लोग जानते हैं 1856 मतलब जब ये 1857 की क्रांति के पहले बहुत बुरा हाल कर दिया था ब्रिटिशों ने, जो है हड़प नीति के चलते। कौन सी हड़प नीति अपनाई थी, और ये हड़प की नीति किसने अपनाई थी, तो ये जो डलहौजी थे ना, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ही जो है ना हड़प नीति अपनाई थी। और उसी के चलते हड़प नीति से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला जो पहला ये जो राज्य था ये अवध ही था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। उसी के चलते ये सब के चलते 1857 में जो क्रांति हुई थी है ना। और 1857 के बाद जो है पूछा जाता है कि 1857 के बाद जो है ना ये जो गवर्नर जनरल का पद हटाकर जो ये वायसराय थे उसका पद शामिल किया गया था, और हमारे सबसे पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1773 तो ये रेगुलेटिंग एक्ट थी, ठीक है। और 1972 ये जो हमारा जो वन्य जीव अभयारण्य है ना, वन्य जीवों से संरक्षण से रिलेटेड जो कानून बना था वो 1972 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बात करें नेताजी, तो नेताजी ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे है ना। और गांधी जी, तो गांधी जी से आप एक फैक्ट याद रखना, देखो 1924 में सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्षता की थी। कौन से 1924 के बेलगांव जो कर्नाटक है, सिर्फ इसी में गांधी जी ने ना कांग्रेस के जो है सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और किसी सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने नहीं की। 1924 में जो बारदोली जो बेलगांव में हुआ था कर्नाटक में, सिर्फ इसमें इन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893। आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा है ना। दक्षिण भारत ये एक केस लड़ने गए थे एक व्यक्ति का, रंग भेद की नीति के खिलाफ है ना। तो वकील थे गांधी जी, 1893 में गए थे, और 1915 में ये भारत लौटे थे। और जो है ना 9 जनवरी को इसी के चलते भारत में क्या मनाया जाता है, तो ये प्रवासी दिवस गांधी जी के लौटने की स्मृति में ही बनाया जाता है। 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, सबसे पहला जो बिहार में चंपारण आंदोलन किया, ये गांधी जी ने 1917 में किया था, सबसे पहला भारत में आंदोलन। और 1917 में जो टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी 1917 में, आप लोग जानते हैं करंट में भी अभी टाइगर्स बहुत चर्चे में है, तो उनसे नियम वगैरह पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखा है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी 1973 में। और गांधी जी जब दक्षिण भारत गए थे ना, तो वो 24 साल के थे, और जब वो लौटे थे तो उनकी एज 45 ईयर्स थी। 21 साल कम से कम वो रहे थे, फिर 1915 में भारत वापस आ गए थे। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिंग के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर ऑप्शन में से जितने भी अदर फैक्ट, जितने भी जीके कवर हो सकते हैं, उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सब तक ऐसी जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पहुंच सके। और ऐसी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।